वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम 2022 के लिए केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स को करेंगे। हिंदी में इसको बोला जाता है ऊष्मा गतिकी। तो आज का वीडियो जो होगा वो थोड़ा सा स्पेशल होगा, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इससे पहले जितने भी वीडियोस थे उसमें मैंने हिंदी में जो क्वेश्चन टाइप था वो नहीं किया था, लेकिन इस बार इस वीडियो में आपको क्वेश्चन जो होगा वो हिंदी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं अब वो भी यहाँ पर आसानी से क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, क्योंकि कई कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी मीडियम में भी जो पीडीएफ है उसको टाइप किया जाए। तो मैंने कोशिश की है, हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर भी आपको हिंदी वाले में देखने को मिल जाए, क्योंकि हिंदी में एक्चुअली मुझे उतना अच्छे से समझ में आता नहीं है। तो जो कुछ यहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत हिंदी में टाइपिंग एरर भी देखने को मिल जाए। तो अगर आपको आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, चाहे वो बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम के हों या फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल के हों, तो वो आप देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और इन सभी वीडियोस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो आज का वीडियो होगा थर्मोडायनेमिक्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक से कई क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली बार भी, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है थर्मोडायनेमिक्स, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से हम इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और जो भी क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको इस पूरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे 20 क्वेश्चंस के थ्रू। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंडर व्हाट कंडीशंस द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी चेंज। तो किस कंडीशन में हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब जो होती है वो इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी। तो हमें बताना है कि किस कंडीशन में जो हीट होती है दैट इज क्यू, वो इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी चेंज के। तो अगर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो वो लॉ क्या कहता है कि Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस में वर्क डन, यानी कि वर्क डन किया। अगर किसी भी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो कुछ वो जो हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है सिस्टम की, और बाकी बची हुई हीट वर्क डन करती है उस सिस्टम के ऊपर। तो अगर, क्योंकि यहाँ पर बोला है इन्होंने अंडर व्हाट कंडीशन द हीट इवॉल्व और अब्जॉर्ब इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी, किस कंडीशन में Q जो है डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी के बराबर हो गया, यानी कि जब W क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तब Q जो होगा इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो जाएगा। और वर्क डन को हम लिखते थे P इंटू में डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब जाकर क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। तो जो ये हीट है इवॉल्व और एब्जॉर्ब वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि एक फिक्स्ड आयतन के ऊपर जो वर्क डन होता है, कार्य किया जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। तो जो ऊष्मा होती है वो आंतरिक ऊर्जा के बराबर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इस प्रतिक्रिया के लिए हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में प्लस में O2 गैस में, और ये गिव करता है, हमें देता है CO2 गैसियस फॉर्म। तो हमें बताना है डेल्टा H का रिलेशन क्या होगा डेल्टा U के साथ में। तो देखिए, अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एंथैल्पी चेंज का, कि एंथैल्पी चेंज होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, प्लस में डेल्टा NRT। और यहाँ पर N क्या होता था, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसमें से प्रोडक्ट में से माइनस करते थे रिएक्टेंट को। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रोडक्ट में, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, CO2, ठीक है। तो CO2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से एक बारी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक गैसियस मॉलिक्यूल है CO2 और रिएक्टेंट में भी एक गैसियस मॉलिक्यूल है दैट इज O2। कार्बन क्योंकि सॉलिड फॉर्म में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से हम अगर निकालना चाहें डेल्टा Ng का वैल्यू, तो वो यहाँ से कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा Ng ये किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट में
कितने गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं 1, रिएक्टेंट में कितने हैं 1, तो 1 माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। तो डेल्टा एन जी 0 हो गया, मतलब ये पूरी टर्म 0, इसका मतलब डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर आ रही है, आंतरिक ऊर्जा में चेंज के बराबर। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, ये क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में बोला गया है CO2 के 1 मोल को 300 केल्विन और 1 ATM दाब पर एक बंद बर्तन में गर्म किया जाता है ताकि तापमान 500 केल्विन और दबाव 5 ATM हो। फिर इसे अगेन ठंडा किया जाता है ताकि तापमान 300 केल्विन और दबाव 1 ATM हो। यानी कि वापस उसी कंडीशन पर लेकर आ गए हैं जहाँ से स्टार्ट किया था। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए जिस कंडीशन से हम चले 1 मोल ऑफ CO2 300 केल्विन 1 ATM प्रेशर से, उसको क्या किया गया, हीट किया गया, तो वो 500 केल्विन 5 ATM प्रेशर पर पहुंच गया। देन वापस उसको क्लोज सिस्टम में 300 केल्विन और 1 ATM के प्रेशर पर लाया गया। तो व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखिए इंटरनल एनर्जी में चेंज की बात की गई है, तो जहां से हमने स्टार्ट किया था उसी कंडीशन पर वापस आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो इंटरनल एनर्जी होगा उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एक स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन वो होता है जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो क्योंकि हम जिस कंडीशन से चले थे उसी कंडीशन के ऊपर आ चुके हैं वापस से, तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा डेल्टा यू में। डेल्टा यू कांस्टेंट बना रहेगा, स्थिर बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है मीथेन का दहन किया गया है डेल्टा यू नॉट, तो उसमें जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आया है वो -x किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा एच नॉट का वैल्यू हमें बताना है। तो देखिए इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूं, अगर आपको इक्वेशन याद हो, जैसे कि मीथेन का जो कंबशन होता है उसको कैसे लिखा जाता है, तो CH4, ठीक है, CH4, और ये गैसियस मोड में होती है। इसका दहन मतलब कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, साथ के साथ में इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर रहा हूँ। ठीक है, 2 से इंटू कर दिया ऑक्सीजन को, 2 ऑफ O2 गैस, ये देता है हमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है गैसियस फॉर्म में, और प्लस में मिलता है H2O लिक्विड की फॉर्म में। इसको भी बैलेंस कर देते हैं 2 से इंटू करके, 2 से इंटू। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा एच नॉट का रिलेशन क्या होगा डेल्टा यू नॉट के साथ में, जो ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो डेल्टा एच नॉट ये आपने पढ़ाई होगा इक्वेशन थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, डेल्टा एच नॉट इक्वल्स टू डेल्टा यू नॉट प्लस में डेल्टा NGRT। ये सभी की सभी इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से निकाली जाती हैं। ठीक है, तो अभी आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें वो डेरिवेशन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ से आई है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से ये बेसिकली उसको ही कन्वर्ट करके ये इक्वेशन पर हम पहुँचते हैं। तो यहाँ से डेल्टा NG का वैल्यू कितना है, अभी अभी मैंने बताया था, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के गैसियस मॉलिक्यूल्स को माइनस कर लेते हैं। तो ये लिक्विड में है तो इसके मॉलिक्यूल्स को हम नहीं देखेंगे। ये गैसियस में है तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दिख रहा है CO2 का, और यहाँ पर 2 और 1 3, तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं गैसियस फॉर्म के। तो प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट में एक मॉलिक्यूल है गैसियस फॉर्म में, और रिएक्टेंट में 2 और 1 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो माइनस का 2 यहाँ से क्या आ जाएगा, ये NG का वैल्यू। तो इस फॉर्म में इसको यहाँ पर रख देते हैं, डेल्टा एच नॉट ये बराबर होता है डेल्टा यू नॉट, और डेल्टा यू नॉट का वैल्यू दिया -x किलो जूल पर मोल। तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रख रहा हूँ मैं अभी -x, और ये कितना है डेल्टा NGRT, तो माइनस का 2 और RT एज इट इज़ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि -x और -2RT, तो ओवरऑल जो डेल्टा एच नॉट का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, डेल्टा एच नॉट वो क्या आ रहा है, -x और -2RT, तो माइनस का x प्लस में 2RT। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से RT को जब 1x में ऐड करेंगे तो एक बड़ी वैल्यू आएगी, और उसके साथ क्या लगा है, माइनस का निशान लगा है, तो ओवरऑल ये छोटी वैल्यू हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। यानी कि जो डेल्टा एच नॉट का वैल्यू आ रहा है, और वो क्या होगा, एच नॉट के वैल्यू से छोटा होगा। यानी कि डेल्टा यू नॉट क्या होगा, बड़ा, क्योंकि डेल्टा यू नॉट भी ऑलरेडी नेगेटिव था, लेकिन डेल्टा एच नॉट क्या है,
ये डेल्टा यू नॉट में भी कुछ और माइनस की चीज़ ऐड की गई है, तो ये और छोटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा अपना करेक्ट? ऑप्शन नंबर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो डेल्टा यू नॉट बड़ा है डेल्टा एच नॉट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। एडियाबैटिक कंडीशन में यानी कि रुद्धोष्म परिस्थिति में इनमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट है? तो देखिए जो रुद्धोष्म जो आपकी प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो क्यू का वैल्यू होता है वो कांस्टेंट बना रहता है, यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी कि इसमें जो हीट होती है वो नहीं निकलती, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट ना तो लॉस होती ना ही ऐड की जाती। ठीक है, जो सराउंडिंग्स होती है सिस्टम के, वहाँ से ना तो हीट का लॉस होता ना ही एडिशन होता। वहीं डेल्टा टी कौन सी प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, तो ये होता है आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, आइसोथर्मल। वहीं जो आपका वर्क डन ज़ीरो होता है तो ये तब होता है जब वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है आपका, तो आइसोकोरिक प्रोसेस इसको बोला जाता है। ठीक है, और वहीं जब डेल्टा पी ज़ीरो हो जाता है तो इसको बोलते हैं आइसोबार। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम होते हैं सभी के, आइसोथर्म, आइसोबार और आइसोकोरिक। तो एडियाबैटिक के लिए क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्यू कॉन्स्टेंट रहता, कोई चेंज नहीं होता हीट का। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया थर्मोडाइनमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट। तो थर्मोडाइनमिक्स इसमें से बेसिकली इनमें से किस चीज़ के बारे में नहीं बताता, ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहला है एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एनर्जी के बारे में तो बताता है, इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो आंसर इसका होगा नहीं। एक्सटेंड टू विच अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स, तो ये भी हमें पता चल जाता है कि कितनी रिएक्शन हो चुकी है, कहाँ तक बेसिकली बाकी है या ख़त्म होने वाली है रिएक्शन। द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो ये भी बताता है, इसको हम डेल्टा जी से पता करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी से, कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो अपने आप हो जाएगी या नहीं होगी। लेकिन किस रेट से, किस गति से वो थर्मोडाइनमिक्स रिएक्शन होती है, ये हम थर्मोडाइनमिक्स में डील नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द रेट एट विच अ रिएक्शन प्रोसीड्स। वह दर जिस पर प्रतिक्रिया आगे बढ़ती है, ये थर्मोडाइनमिक्स इसके अंदर डील नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अगर वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम द स्पेसिफिक हीट। तो अगर गैस के आयतन को हम उसके मूल आयतन से आधा घटा दें तो जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो स्पेसिफिक हीट है, इसका नाम ही इसलिए दिया गया है स्पेसिफिक हीट क्योंकि ये चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर जो सब्सटेंस होता है उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक हीट होता है जो कि वॉल्यूम, प्रेशर वगैरह पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, आपने देखा होगा एक जो हीट कैपेसिटी नॉर्मल होती है CV, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर बोला जाता है, एक हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट प्रेशर पर। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो बेसिकली वॉल्यूम का चेंज करते हैं तो उस पर वो डिपेंड नहीं करता, यानी कि वो एज इट इज़ बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्थिर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर टेकन एज जीरो, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड की बात की गई एंथैल्पी की। ठीक है, तो जब भी रिएक्शन होती है किसी एलिमेंट की, मान लेते हैं कोई एलिमेंट है ए, रिएक्शन हुई बी से और बना दिया इसने C+D, है ना, कुछ भी बना दिया। तो यहाँ से क्या था, ये एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट इन दियर स्टेट, जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है उसमें एंथैल्पी क्या होती है, ज़ीरो ली जाती है। लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, तो ये क्या होती है, क्या ये पॉजिटिव होती है, क्या नेगेटिव, क्या ये ज़ीरो होती है, क्या होती है, ये हमें बताना है। तो देखिए जब भी कोई रिएक्शन होती है तो अगर उसमें हीट निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि उसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है। वहीं अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट दी जा रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसमें डेल्टा एच का वैल्यू क्या आ जाता है अपना, पॉजिटिव। इसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन।
तो जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो वो मे बी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है, यानी कि उसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस तरह की रिएक्शन है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोला गया है किसी पदार्थ के ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी यहाँ पर दी गई है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होती है। तो सब्लिमेशन आपने पढ़ रखा होगा कि जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको ही बोला जाता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन की एंथैल्पी पूछा गया वो किसके बराबर होती है। तो देखिए जहाँ तक सब्लिमेशन की एंथैल्पी की बात की जाती है तो सब्लिमेशन में जो एंथैल्पी यूज होती है, एक एंथैल्पी होती है जो कि उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है, जो एनर्जी लगती है, तो उसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और फिर लिक्विड से वो डायरेक्ट किस में, गैस में चेंज होती है। यहाँ पर जो एनर्जी यूज होती है वो होती है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाने में कौन कौन सी एनर्जी का यूज होता है। तो फ्यूजन की एंथैल्पी और वाष्पीकरण की एंथैल्पी, यानी कि इन दोनों को ऐड किया जाता है तब जाकर वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बनती है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूजन की एंथैल्पी और वाष्पीकरण की एंथैल्पी। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बता रखा है, गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये हमें देखना है। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, जो डेल्टा जी होता है वो बताता है हमें कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, वो अपने आप हो सकती है या नहीं हो सकती। स्पॉन्टेनियटी की बारे में बात करता है, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाती है या फिर नहीं हो पाती। तो जो डेल्टा जी का वैल्यू होता है ये नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए, यानी कि जो रिएक्शन अपने आप खुद से हो जाती है उसके लिए नेगेटिव होता है। डेल्टा जी जो होता है ये जीरो होता है इक्विलिब्रियम के लिए, यानी कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू जीरो। वहीं डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, यानी कि ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको करने के लिए हमें कुछ इनिशिएशन करना पड़ता है या उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ता है, तो उसके लिए डेल्टा जी होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहीं पर यही बात बोली गई है कि जो डेल्टा जी है वो delta G is 0 for reversible reaction, delta G is positive for spontaneous reaction, delta G is negative for spontaneous reaction। हमें बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। और डेल्टा G is positive for non spontaneous reaction। तो डी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है कि डेल्टा G क्या होता है, पॉजिटिव होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। यहाँ पर जो ये दे रखा है डेल्टा G इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ये गलत है और यही क्या होगा अपना सही आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने पूछा था विच इज़ नॉट करेक्ट, जबकि डेल्टा जी नेगेटिव होता है किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो डेल्टा जी एक सहज प्रतिक्रिया के लिए सकारात्मक है, ये क्या है गलत स्टेटमेंट है और ये अपना क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 1 मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी। किसकी हाईएस्ट एंट्रोपी होगी। एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस, कोई भी चीज कोई भी सब्सटेंस है वो कितना रैंडम है, कोई भी गैस है वो कितनी रैंडम है, ठीक है, मतलब डिसऑर्डर में है, बिल्कुल फैली हुई है हर जगह से, तो उसको बोला जाता है ना एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है, बेसिकली रैंडमनेस को मेजर किया जाता है एंट्रोपी की हेल्प से, जिसको डेल्टा एस से भी बोला जाता है चेंज इन एंट्रोपी। तो यही चीज़ हमसे इसमें पूछी गई है। तो हमें बताना है कि जो इन चार ऑप्शंस में से किसकी सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होगी, कौन सबसे ज़्यादा रैंडमनेस में फैला हुआ है। तो देखिए लिक्विड नाइट्रोजन दी हुई है, मरकरी, डायमंड और हाइड्रोजन गैस। तो डेल्टा एस जो होता है वो गैसेस के लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो डायमंड तो गैस नहीं है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। मरकरी लिक्विड होता है तो ये भी गलत हो जाएगा। लिक्विड नाइट्रोजन है, ये भी लिक्विड है तो ये भी नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, हाइड्रोजन गैस की। दूसरा, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास भी बहुत कम होता है, तो ये काफ़ी आसानी से मिक्स हो सकता है और काफ़ी एरिया में फैल सकती है गैस, यानी कि रैंडमनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स प्रोवाइड्स ए मेथड टू एवेल्युएट विच प्रॉपर्टी। तो थर्ड लॉ क्या प्रोवाइड करता है, ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम किस गुण का मूल्यांकन करने के लिए एक विधि है।
ठीक है, तो देखिए जो थर्ड लॉ होता है वो क्या है ना, जैसे टेम्परेचर होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे क्या होता है, रैंडमनेस बढ़ती है, पार्टिकल्स जो होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर भागने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, डेल्टा एस भी बढ़ने लगता है। लेकिन डेल्टा टी जैसे चेंज इन टेम्परेचर हम कम करते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर एंट्रोपी जीरो के बराबर आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। तो टेम्परेचर और एंट्रोपी के बारे में ही रिलेशन को बताता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल सॉलिड, जो परफेक्ट क्रिस्टल सॉलिड है, ऐसे सॉलिड जिसमें क्रिस्टल के फॉर्म में पार्टिकल्स हैं, अप्रोचेज जीरो एज टेम्परेचर अप्रोचेज टू एब्सोल्यूट जीरो। यानी कि जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो तक जाता है, यानी कि जीरो केल्विन तक जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, एंट्रोपी जो होती है वो जीरो को अप्रोच करने लगती है। ठीक है, हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर पहुंचना, लेकिन अगेन ये थर्मोडाइनमिक्स का थर्ड लॉ इस बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, तो किसके बारे में बताता है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बारे में थर्ड लॉ हमें बताता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, निरपेक्ष एंट्रोपी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द स्पीशीज विच बाय डेफिनेशन हैज जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन। तो इनमें से किसकी 298 केल्विन पर जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी है वो जीरो होगी। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड है। तो देखिए जो एंट्रोपी की बात अगर यहाँ पर करते हैं, इसमें यही पूछा गया मोलर एंथैल्पी की। ठीक है, तो मोलर एंथैल्पी की बात अगर हम करते हैं तो जो ये यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर Br2 दिया है, Cl2 दिया है और H2O दिया है और CH4 दे रखा है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ Cl2 ही एक ऐसा एलिमेंट आप बोल सकते हो जो कि इस टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। ब्रोमीन जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर Cl2 है जो कि गैसियस फॉर्म में मिलेगा और उसकी क्या होगी, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी है वो जीरो होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज Cl2 गैसियस फॉर्म। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम एब्जॉर्ब 600 किलो जूल। तो हीट कितनी एब्जॉर्ब की है, 600, मैं यूनिट अभी नहीं लिख रहा हूँ, एंड परफॉर्म्स 250 किलो जूल ऑफ वर्क। तो वर्क कितना, 250। तो हमें बताना है व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पर बेस्ड पहला क्वेश्चन है, ये बड़ा ही सिंपल सा है। क्या होता है फर्स्ट लॉ, क्यू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये 600 था, डब्ल्यू को इधर लाएंगे दूसरी तरफ, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस का 250। तो 600 में से 250 जाएगा, कितना बचेगा, 350 किलो जूल। ठीक है, किलो जूल। तो ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया 350, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में बताना है कोई एक आदर्श गैस ली गई है, वो इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस कर रही है पीवी आरेख में। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के लिए ये बनाया गया है, तो हमें बताना है इसने कितना कार्य किया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। जब कभी भी ऐसा आ जाए तो जो भी फिगर दिया हुआ है आपको पीवी ग्राफ के अंदर, उसका क्या करो, एरिया निकाल लो। एरिया आएगा वही वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो बेस की बात करते हैं, तो बेस ये है आपका नीचे वाला, ये दिख रहा है 3v1 और ये v1। तो 3v1 में से v1 को माइनस करूंगा, 2v1 आ जाएगा। और यहाँ से ये है हाइट। ठीक है, ये हाइट है, तो 6p1 और p1। तो 6p1 में से p1 जाएगा, 5p1 आ जाएगा। ये दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 5p1v1। ये क्या है, वर्क डन किया जाएगा इस गैस के द्वारा, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5p1v1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ए मैक्सिमम इंक्रीज इन एंट्रोपी इज ऑब्जर्व्ड। यानी कि सबसे ज्यादा एंट्रोपी किस में देखी जाएगी, किस प्रक्रिया में। तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को वाटर में डिसोल्यूट करते हैं तो वो तब भी लिक्विड बना रहेगा। कंडेंसेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंडेंस किया जाता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन, सब्लिमेशन का मतलब नेफ्थलीन सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सबलाइम किया जा रहा है सब्लाइम इक्वेशन के थ्रू।
और ये मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि लिक्विड जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किस में होती है? गैस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेफ्थलीन का उच्च बनाने की प्रक्रिया, या फिर इसको बोलते हैं उद्वर्पातन। नेफ्थलीन का उद्वर्पातन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच थर्मोडाइनमिक फंक्शन अकाउंट्स ऑटोमेटिकली फॉर एंथैल्पी एंड एंट्रोपी बोथ। इनकी कौन सा थर्मोडाइनमिक फंक्शन है जो कि एंथैल्पी और एंट्रोपी की बात करता है? तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। गिब्स फ्री, जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसकी इक्वेशन होती है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस, जहाँ पर एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, और एस क्या है? एंट्रोपी। तो जो चेंज इन गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो रिलेट करती है किन दोनों से? डेल्टा एच और डेल्टा एस, यानी कि एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों के लिए ये यूज़ की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गिब्स फ्री एनर्जी। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमें बतानी है। यहाँ पर दिया गया है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन की कितनी है? -393.5। ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी है? -283 किलो जूल पर मोल। हमें बताना है एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ तो ऐसे होती है, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, फॉर्मेशन की बात की जा रही है तो यहाँ से CO2 बनता है। इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू कितना है? माइनस का 393.5। और फिर दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एंथैल्पी ऑफ यहाँ पर कंबशन दे रखा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में 1/2 O2, साथ में मैं इसको बैलेंस भी करता चल रहा हूँ। तो 1/2 O2 क्या मिलता है हमें? यहाँ से CO2, और इसकी कितनी दे रखी है एंथैल्पी? माइनस का 283। तो मुझे क्या बताना है यहाँ से? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, यानी कि डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। ठीक है, तो उससे अपनी कार्बन मोनोऑक्साइड की यहाँ से क्या निकल जाएगी? फॉर्मेशन की एंथैल्पी। तो माइनस का 393.5 माइनस का 283, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -393.5 प्लस का 283, तो ये कितना आ जाएगा? 110 और 0.5 किलो जूल पर मोल। और क्योंकि माइनस का निशान बड़े नंबर के साथ था तो यहाँ पर माइनस, तो माइनस का 110.5 किलो जूल आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 110.5 किलो जूल पर मोल। 19वें क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में कौन सा इनमें से करेक्ट है वो बताना है। तो देखिए, जहाँ तक आइसोथर्मल प्रोसेस की बात होती है तो आइसोथर्मल में क्या होता है, यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो डेल्टा U 0 के बराबर आ जाता है, और जो डेल्टा Q होता है, ठीक है, चेंज, या फिर आप सिंपली Q भी लिख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या होता है? Q प्लस डेल्टा U और प्लस में वर्क डन। तो यहाँ से Q बराबर किसके आता है? -W के। ठीक है, अगर गैस क्या कर रही है? वहाँ से एक्सपेंड कर रही है। वहीं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अगर बात करते हैं तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसका मतलब वर्क डन 0 के बराबर आता है। वर्क डन 0 तो मतलब डेल्टा U Q के बराबर आ जाता है। तो क्या ये यहाँ पर दिया हुआ है? तो ना तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि Q दिया है प्लस W के बराबर। डेल्टा U क्या Q के बराबर है? नहीं है, यहाँ पर -Q के बराबर है, तो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन गलत। फॉर अगर एडियाबैटिक की बात करते हैं तो एडियाबैटिक में हीट 0 होती है, Q 0 के बराबर होता है, मतलब डेल्टा U वर्क डन के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर डेल्टा U माइनस वर्क डन दिया है, तो ये भी गलत है। तो फाइनली आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U 0 के बराबर आ जाता है और Q का वैल्यू किसके इक्वल होता है? माइनस वर्क डन। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फॉर साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, चक्रीय प्रक्रिया के लिए Q बराबर माइनस वर्क डन
होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, फॉर एन आइडियल गैस CV एंड CP का रिलेशन। तो ये बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा, CP माइनस CV, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस में हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू R, ठीक है, CP माइनस CV इक्वल्स टू R। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपने वीडियो काफ़ी एंजॉय किया होगा, और हिंदी में भी मैंने इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जिससे कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी आसानी से पढ़ सकें। तो अगर वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।